गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों मैं आज आपको NMMS यानी कि नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन 2022 हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय IIM योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के गणित के प्रश्नों को हल करके आपको विधिवत बताने जा रहा हूं और उसके शॉर्टकट मेथड को भी बताऊंगा कि आखिर उसका अगर आपको कम समय में करना हो तो उसको आप कैसे करेंगे। मैं अजय सर आपका अपने नव शिक्षण चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पहला प्रश्न बच्चों आपको दिख रहा होगा, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसको इंग्लिश में देख सकते हैं और हिंदी मीडियम के बच्चे इसको हिंदी में देख सकते हैं। देखिए ये संख्याएं दी हुई हैं, से विभाजित है, ठीक है, तो किन संख्याओं से ये डिविजिबल होगा ये हमें बताना है। तो इस सवाल को आप कैसे आखिर हल करेंगे इसका मैं तरीका बताने जा रहा हूँ। सिंपल सा सवाल है कि ये जो इतनी बड़ी संख्या अगर इसे हम जोड़ें, ठीक है, तो किससे ये भाग होगा। अब देखिए पॉसिबल तो नहीं है, इतना ज़्यादा घात है, इसके ऊपर इतना ज़्यादा पावर है कि इतने बार लिख के हमें गुणा करना होगा। ठीक है, हम एक जनरल फॉर्मूला है, इसको हम अप्लाई करेंगे बच्चों, आप इसको ध्यान रखिएगा। a⁴m बाई a⁴n, इसको आप याद रखिएगा। ये होता है अगर सेम बेस हो और पावर अलग अलग हो तो ऊपर वाले को ऐसे ही लिखेंगे, n जाके ऊपर क्या होगा माइनस हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा, बस ये जो मैं करने जा रहा हूँ अभी मैं देखिए इसमें क्या करूँगा कि देखिए सबसे छोटा इनमें क्या है, जो पावर जो घात है सबसे छोटा हम क्या करें, 2⁻71 है, 71 सबसे छोटा है, तो हम क्या करेंगे 2⁻71 को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कॉमन लेने का तरीका क्या है अभी मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, कॉमन लेने का ये तरीका है, जो भी अंदर संख्याएँ होंगी, ठीक है, उनको ये संख्या जो मैंने बाहर कॉमन लिया है वो उसको भाग देगी। ऐसे मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ये आपको ये डायरेक्ट प्रोसेस करना होगा, आपको ईजिली आप कर भी लेंगे। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि सर ने ये स्टेप किस आधार पर कर दिया। ठीक है, अब आप ये जो मैंने बगल में फॉर्मूला लिखा है ए वाला, आप उसको आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप ऊपर ले गए, माइनस किए तो क्या आया, 0 आ गया, तो ये बाहर ही आप रखेंगे 2⁻0। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, घटा नहीं रहा हूँ बच्चों। ठीक है, इसको घटा नहीं रहा हूँ। अब इस पर 72 में से 71 घटाइए, कितना आएगा 1। ठीक है, 73 में से 71 घटाइए, कितना आएगा 2। ठीक है, वैसे ही 74 से 71 घटाइए, कितना आएगा 3। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखिए कितना आसान हो गया। ठीक है, अब इसके आगे देखिए कैसे करेंगे, 2⁻71। अब आपको पता है किसी भी संख्या के ऊपर घात होती है तो उसका मान होता है 1। ठीक है, 2 को खुद से एक बार गुणा करना है 2। अब ये आपको पता है ना, अगर 2 के घात 3 लिखा है इसका मतलब क्या होता है, 2 को खुद से हमें 3 बार गुणा करना है। जिन बच्चों को नहीं पता है घात का नियम तो इसको याद कर लेंगे। तो यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा आपका 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, 2⁻71, अब इसको आप जोड़िए, 8 2 10, ये 15 गुणे 15। अभी देखिए हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे करें। अब इसके लिए थोड़ा सा हम परिवर्तन करेंगे कि किन संख्याओं से ये कटेगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से 1 2 निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो 2⁻70 हो गया इंटू 2। इसका भी नियम बच्चों ये है, अगर यहाँ पे देखिए गुणे सेम बेस हो, अगर इस तरह से हो तो हम क्या करते हैं m+n लिखते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 1 पावर था, अगर इसमें जोड़ देंगे तो 71 हो जाएगा। तो मैंने बस कुछ नहीं किया, 2⁻71 को 2⁻70 प्लस इंटू 2 लिख दिया और 15 वैसे ही हम रखेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ कुछ भी नहीं किया है। 2 के 2 के घात 71 को मैंने 2⁻70 इंटू 2⁻1 लिख दिया, ये फॉर्मूला अप्लाई किया बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि हम इसको कैसे लिख सकते थे, 2⁻70 इंटू 2, 15 को कैसे लिख सकते हैं, गुणे 5 गुणे 3। ठीक है, अब देखिए अब आपको ये आसान हो जाएगा समझना कैसे ये हल हुआ है। 2⁻70 इंटू 3, और ये 5 दूना 10 में अलग लिख ले रहा हूँ। अब ये बताइए किसी भी संख्या में अगर आखिरी में 0 लग रहा हो, 10 लग रहा हो, तो उसका नियम आपको पता है, वो संख्या सदैव किससे डिवाइड होगी, हमेशा सदैव 10 से डिवाइड होगी। ठीक है, आपको उत्तर तो दिख रहा है, लेकिन आया कैसे, ये बच्चों ऑफिशियल उत्तर है। ठीक है, इसको मतलब कि गवर्नमेंट ने इसको सही माना है। ठीक है, 13 से कट नहीं सकता, 9 से कट नहीं सकता, 11 से कट नहीं सकता, तो इसका उत्तर क्या है 10। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, यदि x के घात 4 प्लस 1/x के घात 4 बराबर 23 है, तब x प्लस 1/x का मान है। इफ़ x⁴ प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू 23, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x इज। देखिए बच्चों इसका शॉर्टकट मेथड भी है, लेकिन ओरिजिनल क्या तरीका मैं आपको उसको समझाऊंगा। बच्चों देखिए इस सवाल को हल करने के लिए हम ये फॉर्मूला आप जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
ठीक है। तो हम ये इसमें ये क्या करेंगे कि इस वाले को हम छोटा करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर -2 इक्वल टू 23। अब आप बोलेंगे कि सर ये स्टेप कैसे आ गया। अब देखिए मैं इसको ओपन करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको अगर मैं करता हूँ a² प्लस b² ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए x⁴ प्लस 1/x⁴, ठीक है, प्लस 2ab, ठीक है। ab क्या है आपका x² इंटू 1/x², ठीक है। अभी देखिए x² कट गया, बचा क्या 2 और बचा ये, ठीक है। तो इस वाले में देखिए ये पहले से है, मैंने क्या किया जो 2 एक्स्ट्रा हो रहा था उसको ही मैंने यहाँ माइनस कर दिया, तो माइनस कर दिया तो ये 0 हो गया, आ गया तो यही चीज़, ठीक है। तो इसको मैंने इस तरह से हम लिख सकते हैं इस फॉर्मूला के बेस पे, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला बच्चों मैंने लगाया है, ठीक है। अब देखिए अब इसमें हमें ये पता चल गया, तो हम इसको क्या करेंगे x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, ये -2 है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 23 में, तो कितना हो जाएगा 25। और हमें अगर स्क्वायर हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, ठीक है, या दूसरी तरफ उसको जाके आप वर्गमूल में ले लीजिए 25 को। जब 25 को आप वर्गमूल में ले लेंगे तो कितना उत्तर आएगा आपका 5। लेकिन हमें क्या चाहिए, प्रश्न हमारा कह रहा है कि हमें जो मान निकालना है वो x प्लस 1/x का निकालना है, वैल्यू x प्लस 1/x की निकालनी है। अभी हमें x² प्लस 1/x² का मान निकला है, तो पुनः इसी फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे जो मैंने यहाँ अप्लाई किया है आपको, ठीक है। तो x प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, फिर से हम -2 करेंगे जैसे मैंने इस यहाँ पे किया था, -2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। और ये क्या होगा देखिए आपका x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब स्क्वायर हटाने के लिए क्या करना होगा, स्क्वायर रूट करना होगा हमें, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप मैं यहीं कर दे रहा हूँ, x प्लस 1/x इक्वल टू √7। तो देखिए आपका आंसर आ गया कि नहीं, √7, ठीक है। ये देखिए आंसर नंबर 2 इसका सही है, ठीक है। अब ये देखिए इसका मैं शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ कि आपको शॉर्टकट कैसे करना है, ठीक है। कभी भी ऐसा दिया हो, यहाँ देखिए x⁴ प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू 23 है, और इसको कितनी बार ये घट रहा है, अगर वर्गमूल के हिसाब से देखें तो ये देखिए 2 बार घट रहा है। पहले ये होगा x², फिर होगा ये आपका x, 2 स्टेप में हो रहा है। तो करना क्या है आपको कि जो भी यहाँ संख्या दी हो, ठीक है, उसको आप क्या करेंगे, वर्गमूल में ले लेंगे, ठीक है। तो अब मैंने वर्गमूल में ले गया 23, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, एक पहला स्टेप में देखिए x² आ रहा है तो यहाँ पे हम 2 को जोड़ देंगे, तो 2 को जोड़ दीजिए, क्या आया वर्गमूल में 25 आया, उत्तर क्या आ गया 5। अगर इसका आपको ये निकालना होता x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा, तो ये आपका उत्तर आ गया। लेकिन हमें क्या जानना है, हमें तो x प्लस 1/x जानना है। तो पुनः हम क्या करेंगे, जो उत्तर आया है उसको उसी तरह से वर्गमूल में ले लेंगे और 2 को प्लस कर देंगे, ठीक है। तब देखिए आपका उत्तर आ गया। ये डायरेक्ट देखिए शॉर्टकट मेथड था जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। तो ये देखिए लॉन्ग मेथड हमें इसलिए समझना ज़रूरी है कि ताकि हम कॉन्सेप्ट को समझ सकें। और शॉर्टकट मेथड देखिए इसी लॉन्ग वाले मेथड पे ही आया है, जो यहाँ -2 करके उधर देखिए ले जाके +2 कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसी पे ये प्रोसेस, ये शॉर्टकट मेथड बेस है बच्चों, ठीक है। इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है आपको दिक्कत हो, ये वीडियो को दोबारा देखिएगा बच्चों, ठीक है। ये यदि √x प्लस 1 माइनस √x माइनस 1 इज इक्वल टू अगर 1 है तब x का मान है, ठीक है। तो मैं इंग्लिश भी टर्म्स कुछ यूज़ करूँगा। इफ़ x प्लस √x प्लस 1 माइनस √x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो यहाँ हमें x का मान निकालना है, ठीक है। तो इसका देखिए तरीका क्या है निकालने का। तो आप क्या करेंगे बच्चों, इसमें ध्यान दीजिएगा, x प्लस 1 रूट को आप यहीं रहने देंगे, ये जो है माइनस साइन आप इक्वल टू के उधर ले जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस x माइनस 1 √, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसके बाद हमें क्या करना है कि हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग मतलब दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लेंगे, वर्क कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो वर्क करने पे क्या होगा कि आपको पता है, अच्छा मैं और शॉर्टकट बता देता हूँ कि हम वर्गमूल को कैसे लिख सकते हैं, 1/2। अगर हम वर्ग कर रहे हैं तो इसके ऊपर 2 आ जा रहा है बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे भी हम इस पूरे चीज़ का वर्क कर रहे हैं, 1 प्लस x माइनस 1 √, इस तरह से वर्क कर रहे हैं। तो आपको ये फॉर्मूला तो पता ही है कि कैसे इसको हल करना चाहिए। ये वाले फॉर्मूले के लिए अभी मैं बताऊंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, पिछले वीडियो में मैंने बताया था a² प्लस b²
प्लस 2ab, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं इसके लिए अप्लाई करूँगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 से 2 कट गया तो बचा क्या इधर x प्लस 1 बराबर। अब मैं इसको देखिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करने जा रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए इसी का स्क्वायर हमें करना है तो ये क्या होगा, रूट ओवर यहाँ से हट जाएगा x माइनस 1 प्लस 2ab, a कितना है आपका 1, ठीक है, और आपका b इतना है, तो इसी के साथ ही मैं डायरेक्ट इसको ऐसे यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये अभी रूट के ही अंदर है बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये प्लस 1 है, ये माइनस 1 है, ये कट गया, ठीक है। बचा क्या, यहाँ पर x बचा, x को मैं इधर ले आता हूँ, x को इधर ले आऊँगा तो आपका x प्लस 1 माइनस एक्स बराबर 2 रूट x माइनस 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पुनः प्लस x माइनस एक्स कट गया, बचा क्या ये, ठीक है। अब मैं इसको पलट के इधर लिख दे रहा हूँ बराबर 1, ठीक है। अब फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ वर्क ले रहा हूँ, स्क्वायरिंग कर रहा हूँ दोनों तरफ, ठीक है। दोनों तरफ मैं वर्क करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, दोनों तरफ करने पे क्या होगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगी संख्या, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक है। अब इसको देखिए 4 जो है अंदर ब्रैकेट हम जब ओपन करेंगे खोलेंगे तब ये इसको गुणा करेगा, 4x माइनस 4 बराबर 1, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, 4x बराबर, अब माइनस 4 को मैं उधर ले जा रहा हूँ तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस 4 प्लस 1 कितना होता है 5, ठीक है। x बराबर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम, फिर से x यहीं रह जाएगा, 4 इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है, तो 5/4, ठीक है। तो ये आपका बच्चों देखिए उत्तर आ गया। किस तरह से हल हुआ आपने समझ लिया है। तो इसमें देखिए आपका आंसर दिख रहा है 163 का 5/4, ठीक है। तो ये बच्चों ये जो भी मैं दिखा रहा हूँ ये ऑफिशियल कीज़ भी है, ये कैसे आया इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने वीडियोस डाले थे केवल जिसमें मैंने कीज़ बताए थे कि इसका ये सही है, इसका ये सही है। आज मैं विधिवत आपको एक्सप्लेन करके सब बता रहा हूँ। अब आइए दूसरे क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 164। एक त्रिभुज का आधार 30% घटा दिया जाता तथा इसकी ऊंचाई 25% बढ़ा दिया जाता है तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी होती है। इफ़ द बेस ऑफ ए ट्राइंगल इज डिक्रीज्ड बाई 30% एंड इट्स हाइट इज इंक्रीज बाई 25%, देन द परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, ठीक है। तो आइए देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। आपको पता है कि तो कोई भी त्रिभुज होता है जिसकी ऊंचाई मान लीजिए h है और जो बेस है वो है उसका b, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ आधार गुणे लंब, ठीक है, या ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तब इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे सवाल को हल करने के लिए। अब देखिए कह रहा है सवाल कि हमें प्रतिशत कमी क्षेत्रफल में निकालनी है ना, तो सबसे पहले हम नया क्षेत्रफल तो निकाल लें। नया क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें नया आधार चाहिए होगा, ठीक है। तो नया जो नई इसकी आधार हो गई या बेस हो गई, ठीक है, वो क्या होगा, वो सवाल कह रहा है कि 30% कम हो गया, 30% जो है कम हो गया पुराने वाले का। तो कितना हो गया भाई, 30/100 b हो गया। कितना कम हो गया, तो नया जो बेस है आपका वो हो गया आपका b माइनस, क्योंकि कम हुआ है तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 100b माइनस 30b/100 कितना आ गया, 70/100 b आ गया। मैं जानबूझ के भी इसको काट नहीं रहा हूँ बच्चों, क्योंकि इजी रहेगा प्रतिशत में भी कन्वर्ट करने में। इसके बाद देखिए जो नई ऊंचाई, नया आधार जो है हाइट है वो कितना है, वो कह रहा है कि पुराने वाले इसका 25% बढ़ गया है, ठीक है, पुराने वाले का 25% बढ़ गया है। तो भाई कितना है ये 25/100 इतना बढ़ा है, तो नई ऊंचाई कितनी बढ़ गई, असल में एक्चुअल में कितनी हो गई है, पुरानी ऊंचाई, ठीक है, बटे प्लस नई ऊंचाई, ठीक है। इसमें घटा था तो घटा दिया था, इसमें बढ़ रहा है तो हम बढ़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा 100h प्लस 25h/100। h आप ऊंचाई मान लीजिए बच्चों, यहाँ पे ऊंचाई है, ठीक है। अब देखिए कितना हो गया 125/100h, ठीक है। अब देखिए नया क्षेत्रफल अब हम निकाल लें, नया क्षेत्रफल या एरिया, ये क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो हाफ बेस आपका नया कितना है 70/100 b गुणे ऊंचाई 125/100
ठीक है। अब इसको हम काट दे रहे हैं, 0 से देखिए 0 कटा, 25 से काट दें, 25 बचे, 25 चौका, अब देखिए 5 एकम 5 दूनी, ठीक है। अब देखिए कुछ कट नहीं रहा, ऊपर 7 बचा है और नीचे 4 2 8 8 2 16। तो ये देखिए जो नया हमें मिला है एरिया क्षेत्रफल, वो 7/16 BH मिला है। अब हमें क्या निकालनी है, क्षेत्रफल में कमी, क्षेत्रफल में कमी, ठीक है, एरिया में एरिया प्रतिशत में कमी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कमी आई है तो हम लोग क्या करेंगे, पुराना वाला क्षेत्रफल लेंगे, हाफ BH ले लीजिए, ठीक है, हाफ, इसको मैं फिर से लिख दूँ, हाफ BH बेस इंटू हाइट माइनस नया वाला क्षेत्रफल बटे पुराना वाला क्षेत्रफल, ठीक है। अब सभी को ना लिख के पहले मैं इसको हल कर दे रहा हूँ, फिर मैं नीचे वाला करूँगा, तो इसको मैं अलग से यहाँ हल कर दे रहा हूँ। देखिए हाफ, अब इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा 16, ऊपर कितना जाएगा 8 BH माइनस 7 BH, ठीक है। ये करिए, हल कीजिए, इसको कितना आएगा BH बटा 16, क्योंकि 8 में से 7 गया, ठीक है, एक आएगा, इतना आ गया। अब हम इसमें इसको डाल दे रहे हैं BH बटा 16। अब ये देखिए 2 ऊपर जम करके चला जाएगा, नीचे BH वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। देखिए प्रतिशत कमी के लिए मैं 100 लिखना भूल गया था बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ क्या करेंगे हम 100 से गुणा भी साथ में कर देंगे, ठीक है। अभी इसको मैं फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ नीचे, ध्यान दीजिएगा, BH बटा 16 गुणे 2 बटा BH गुणे 100। जब भी हम प्रतिशत कमी निकालें, घटाने के बाद ओरिजिनल लिखेंगे गुणे 100, ठीक है। तो यहाँ गुणा 100 हो गया, यहाँ पे भी गुणा 100 कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए BH से BH कट गया, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, अब 4 से काट दे रहे हैं, 4 दूनी 8, ठीक है, और 4 100 से 25 बार में कटेगा, कितना आया 25 बटा 2। अगर हम भाग देते हैं इसे, 2 1 जा 2, 5 उतरा, 2 2 जा 4, 1 आया, पॉइंट दिए, 0 आया, 2 5 जा 10, ये कट गया। तो उत्तर कितना है आपका 12.5, ठीक है। तो ये बच्चों एकदम डिटेल इसका तरीका था कि इस सवाल को आखिर हम कैसे हल करेंगे। तो आपके देखिए ऑप्शन नंबर 4 में ये आंसर है 12.5 दीजिएगा। यदि 1/3 तथा 1/4 का योगफल इनके अंतर का x गुना है तो x का मान है, ठीक है। इसका इंग्लिश है, इफ द सम ऑफ 1/3 एंड 1/4 इज x टाइम्स ऑफ देयर डिफरेंसेस देन द वैल्यू ऑफ x इज, ठीक है। तो देखिए इस सवाल को करेंगे कैसे हम। देखिए सवाल ये है कि जो अगर इसका जोड़ 1/3 और 1/4 का जो जोड़ है वह x गुना है उनके अंतर का, यहाँ ध्यान दीजिएगा सब बच्चों। यही देखिए, अगर आप इसको समझ लेंगे तो आप सवाल आसानी से कर लेंगे, अगर आप इक्वेशन लिखना जान गए तो आप सवाल आसानी से कर लेंगे। यदि 1/3 तथा 1/4 का योगफल, तो देखिए मैंने योगफल कर लिया, ठीक है, उसका सम कर लिया, यहाँ इंग्लिश अगर समझना चाहें तो सम कर लिया मैंने, ठीक है। इनके अंतर का तो भाई मैंने अंतर ले लिया, ठीक है। अभी x मान लीजिए x नहीं है तो इनका मैंने अंतर ले लिया है, ठीक है। इनके अंतर का x गुना है, तो ये जो जोड़ है इनके अंतर का x गुना है, तो x से गुना कर दिया मैंने, ठीक है। ब्रैकेट है तो जान लीजिए कोई भी चिन्ह नहीं है तो यहाँ ये गुणा कर रहा है, x इसको गुणा कर रहा है, ठीक है। तो x का मान क्या है, अब हमें बस x की वैल्यू निकालनी है बच्चों इसको, ठीक है। अगर आप ये इक्वेशन लिखना सीख लिए आपका आधा काम हो गया 50%, और 50% इसको हल करने में, ठीक है। तो इसको देखिए हल कैसे करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका लसा ले लीजिए, कितना आएगा 4 3 जा 12, यहाँ पे 4, यहाँ पर 3, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से लसा ले लीजिए 12, यहाँ पे 4, यहाँ पे -3, ठीक है। अब क्या करना है, ये कितना हो गया 7/12 बराबर x, अब मैं इसको वापस खोल दे रहा हूँ 1/12, ठीक है। आपके आसानी के लिए मैं पलट दे रहा हूँ इसको, ठीक है। x/12 बराबर 7/12। अब देखिए ये क्या होगा, इसमें x हम अकेला करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई का मैं नियम लगा रहा हूँ, 12 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 7/12 गुणे 12, देखिए 12 से 12 कट गया, बचा कितना 7, ठीक है। तो आपके देखिए ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन है प्रश्न का 165 का 4, इसलिए बच्चों ये सही है,
ठीक है, देखिए काफ़ी आसान था, बस आपको इक्वेशन लिखना इसका आना चाहिए था। अब देखिए तुरंत हम लोग दूसरे प्रश्न को देखें इसके। यदि ए के आई का 35% बी के आई के 25% के बराबर है तो ए और बी के आई का अनुपात है। ठीक है, इफ़ 35% ऑफ इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 25% ऑफ इनकम ऑफ बी देन द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज। तो अनुपात हमें निकालना है। देखिए फिर से मैं कहूँगा आपको कि अगर आप इक्वेशन लिखना सीख गए तो आपका आधा सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इक्वेशन मैं आपको बता दूं, काफ़ी आसान है और आपको मेन देखिए सीख लीजिए कि तरीका क्या है। जो सवाल कह रहा है वही हमें कहना है। सवाल पहला क्या कह रहा है, ए की आय का 35%। ठीक है, तो मान लीजिए ए की आय है ए और बी की आय है बी। ठीक है, हम ज़्यादा इससे क्या होगा एक्स वाई भी ले सकते हैं, लेकिन ये है कि हमें साफ साफ पता चला हम ए की बात कर रहे हैं बी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ए की आय का 35% भाई। ठीक है, ए की आय का हम 35% ले लिए, वो किसके बराबर है, बी के आय का 25%। तो बी के आय का 25% के बराबर है। ठीक है, तो अब हमें अनुपात बस निकालना है। अनुपात मतलब ए बटा बी हमें बस निकालना है। अब यहाँ साफ साफ दिख रहा है, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि बी को हम नीचे की तरफ ले आ रहे हैं इधर, और इस संख्या को इधर ले जा रहे हैं, इसके नीचे ले जा रहे हैं, तो ये हमारा हल ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, ए बटा बी बराबर 25/35% दोनों हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है इसमें, हमें इसको काट देना जिस भी संख्या से कटे। तो देखिए 5 5 25, 5 7 प्रतिशत से प्रतिशत कट गया। ठीक है, आया क्या, ए बटा बी 5/7। देखिए मुश्किल से भी आपका 1 मिनट से भी कम समय लगेगा ऐसे सवालों में बच्चों। कुछ सवाल हैं जो कि आपका ज़्यादा समय लेंगे, कुछ कम लेंगे। तो देखिए अनुपात है यहाँ पे 5:7। देखिए तुरंत ही आ गया कि नहीं आ गया, बस आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत थी, बाकी आपको कुछ भी 100 में या कुछ भी एक्स वाई लेके बदलने की ज़रूरत इसमें नहीं थी बच्चों, काफ़ी शॉर्टकट था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 167, 15 आंकड़ों का माध्य 50 है। यदि शुरू से 8 आंकड़ों तथा अंत से 8 आंकड़ों का माध्य क्रमशः 48 तथा 53 है तो 8वां आंकड़ा है। द मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज 50 if the mean of first 8 observations and from the last to 8 observations are 48 and 53 respectively, then 8th observation is। आपको हमें बताना है जो 8वां आंकड़ा क्या है। 167 है बच्चों, इसमें बताना है हमें जो 8वां है वो आंकड़ा कौन सा है। बच्चों देखिए ये आपको समझाने के लिए मैंने आंकड़े को यहाँ दर्शाया है। तो सबसे पहले आपको पता है माध्य, माध्य या मीन। ठीक है, माध्य या मीन जो होता है वो क्या होता है आपका है सम, मतलब जो कुल आंकड़े अगर जोड़ लिए जाएं, 1 से 15 तक के आंकड़ों को जोड़ लिया जाए बटे 15, जो कुल आंकड़े नीचे लिखते हैं। ठीक है, कुल आंकड़ों का जोड़, देखिए कुल जोड़ बटा कुल आंकड़े, कुल आंकड़े मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। ठीक है, तो सवाल ये है, देखिए 50 आंकड़ों का माध्य जो है 50 है 15 आंकड़ों का। ठीक है, तो 15 आंकड़ों का, तो मैं भाई ये यहाँ देखिए यहाँ कहीं नहीं दिया है कि इसका जोड़ कितना है, तो मैं मान ले रहा हूँ 1 से 15 तक की संख्याएं जो हैं वो इसको मैं x मान ले रहा हूँ। क्या मान ले रहा हूँ, x। ठीक है, ये जो माध्य है, ठीक है, जोड़ माध्य पहले से दिया हुआ है आपका 50। ठीक है, सवाल में देखिए दिया है ना, माध्य क्या है, जो मीन है वो कितना है 50 है। ठीक है, 50 बराबर 1 से 15 तक के आंकड़ों का जोड़ बटे कुल आंकड़े। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया, ये देखिए 1 से 15 तक के आंकड़ा है तो x में मान लिया उसको, तो क्या हो गया 50 गुणे 15, कितना आ गया ये आपका 750। ठीक है, इसका मतलब जो कुल आंकड़ों का जोड़ है, जो भी आंकड़े 1 से 15 तक दर्शाए गए हैं उनका जोड़ कितना है, उनका जोड़ है आपका 750। ये हमें पता चल गया। अब सवाल क्या कह रहा है कि यदि शुरू से 8 आंकड़ों, शुरू से 8, ठीक है, शुरू से 8, ठीक है, तो उसका माध्य कितना है 48। ठीक है, तो अब मैं देखिए शुरू से उसका माध्य दिया हुआ 48, शुरू से लेकर 8 तक की, 8 मतलब 8 तो 8 संख्याएं हो गई। ठीक है, तो ये जो है अब इसका जोड़ निकाल लीजिए, 1 से 8 तक का जोड़ कितना आएगा भाई 48 गुणे 8 करेंगे इसका निकल आएगा। तो ठीक है, 48 को 8 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 350।
384। ठीक है, अब ये देखिए 1 से 8 तक का आंकड़े का जोड़ मिल गया। अब दूसरा क्या कह रहा है, अंत से 8 आंकड़ों का माध्य कितना है, वो 53 है। अंत से 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ इसका मतलब कि 8 की गिनती देखिए 2 बार हो रही है बच्चों, 8 की गिनती 2 बार हो रही है। इस सवाल को बस समझिए, आपका सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं फिर से ले रहा हूँ 8 से 15। ठीक है, 8 से 15 तक फिर ये 8 आंकड़े हो गए। इसका माध्य कितना है, इसका माध्य है आपका 53। ठीक है, तो 8 से 15 आंकड़ों का जोड़ कितना हो जाएगा, ये आंकड़ों का जोड़ हो जाएगा 53 गुणे 8। अगर आप इसे गुणा करते हैं बच्चों तो ये आएगा आपका 424। अब देखिए आपको समझना क्या था, हमें चाहिए 8वां आंकड़ा। ठीक है, हमें देखिए कुल आंकड़ों का जोड़ पता है कि यहाँ से यहाँ तक इतना है, और इस वाले में अलग अलग 2 तरीके से जोड़ बता दिया, 1 से लेकर 8 तक, और उल्टा बता दिया 8 से लेकर 15 तक। ठीक है, इसमें 8 एक बार रिपीट हो गया, इसका मतलब जो 8वां वाला है उसमें एक एक्स्ट्रा आ गया, एक 2 बार जुड़ गया 8, एक इसमें भी जोड़ा है, एक इसमें भी जोड़ा है। अगर कुल आंकड़े को जोड़ से हम इसमें से घटा दें तो हमें वो 8वां आंकड़ा बच्चों मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 384 जो 1 से 8 तक का दिया है और 424 को पहले हम जोड़ लें। ठीक है, तो अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये आएगा आपका 808। ठीक है, और 1 से 15 तक का कितना है आपका कुल 750। ठीक है, तो इसको अगर हम घटा देते हैं तो ये देखिए आपका आ जाएगा उत्तर इसका 58। ठीक है, तो ये बच्चों ये इसका माध्य था, और ये आंसर आपके देखिए बच्चों सामने है 58। ठीक है, तो नंबर 168, यदि 2 घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात है। इफ़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 2 क्यूब इज़ 27:64 देन रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया इज़। अब आपको पता है बच्चों कि जो क्षेत्र ये आपका इसका आयतन होता है, ठीक है, घनों का आयतन जो होता है वो होता है आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, तो आप इसको अपने हिसाब से हिंदी में नोट कर लीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी कि आयतन, किसका आयतन, घन का आयतन। ठीक है, घन का आयतन जो होता है वो होता है आपका ए क्यूब। ठीक है, अब इसमें 2 क्यूब की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन हमें किसका अनुपात निकालना है, हमें अनुपात निकालना है उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का, पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है सरफेस एरिया, एस ए लिख देता हूँ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, एस ए। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 6a²। अब बच्चों ये ध्यान रखिए, ए क्या है, उसकी भुजा है, ए क्या है, उसकी भुजा है। तब देखिए सवाल क्या कह रहा है, एक को मैंने ए मान लिया, ए का क्यूब, एक को मैंने ए डैश मान लिया, दूसरे क्यूब का आयतन वॉल्यूम। ठीक है, दिया हुआ है 27:64। अब ए का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ हम लोग क्यूब रूट लेंगे, क्यूब रूट यानी कि घनमूल लेंगे। ठीक है, तो होगा क्या, इधर भी देखिए मैं क्यूब रूट ले लेता हूँ, ये ए बटा ए डैश हो जाएगा। ठीक है, और इधर हो जाएगा आपका क्यूब रूट दोनों संख्याओं का। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अब आपको पता है 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, 27 को 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, और 64 को कैसे लिख सकते हैं, 4 गुणे 4 गुणे 4। ठीक है, वापस से ये घनमूल में क्यूब रूट में आ गया। अब आपको पता है अगर क्यूब रूट है, घनमूल है, तो क्या करेंगे, एक 3 का जोड़ा बन गया तो एक संख्या बाहर निकल सकती है, ये भी है तो एक संख्या बाहर निकल जाएगी। अब हमें देखिए पता चल गया कि ए पहले वाला जो आपका घन है उसकी भुजा, दूसरे वाले घन की भुजा का अनुपात जो है वो 3/4 है। ठीक है, और सवाल क्या पूछ रहा है आपसे कि उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। अब तो दोनों का देखिए पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, पहले वाले का 6a² होगा और दूसरे वाले का 6a-² होगा। ठीक है, अब ये देखिए 6 से 6 कट गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मान यहाँ भर देंगे जो 3/4 आया है। ठीक है, तो पहले वाले का 3 है तो 3 का स्क्वायर है तो 3 गुणे 3, और नीचे देखिए 4 का है तो 4 का स्क्वायर, 4 गुणे 4। उत्तर कितना है आपका, 9/4। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये जो उत्तर है इसमें 3 जो नंबर है वो सही है। तो बच्चों आपको ये समझ में आया कि सवाल को कैसे एक्चुअल में हल करना था। तो देखिए कभी भी हो अनुपात के तो आप फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इजीली से इसको हल कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 169 दिख रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन।
यदि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, कम से कम एक पट आने की प्रायिकता है। इफ़ अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल इज। अब देखिए ये प्रायिकता का है। अब बच्चों देखिए इस सवाल में क्या है कि सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो हम 3 बार की संभावना या प्रायिकता इसकी लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, तो भाई संभावना हो सकती कि तीनों बार हेड ही हेड आए। ठीक है, अब देखिए इसी को आपको बदल बदल के टेल को अंदर डालते चले जाना है। ठीक है, हेड हेड टेल, फिर पहला हेड दूसरा टेल टेल, फिर इस वाले में हेड टेल हेड, फिर टेल हेड हेड, फिर टेल टेल हेड, फिर टेल हेड हेड, फिर टेल टेल टेल, तीनों बार आपका पट 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 आया। ठीक है, अब सवाल क्या पूछ रहा है कि कम से कम, सवाल क्या है आपका कि कम से कम एक पट आने की प्रायिकता है। तो आप इसको अगर समझ लेंगे इस प्रश्न को, तो आप कई तरह के प्रश्न कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बोल रहा है, यहाँ पूछ रहा है कम से कम। तो देखिए इसमें तो है ही नहीं पट या टेल, है ही नहीं। इसमें है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, मतलब 7 ऐसी संभावना है, प्रायिकता है जिसमें कम से कम एक टेल आ रहा है। यहाँ देखिए ज़्यादा की बात नहीं है, कम से कम भाई एक टेल आ ही रहा है, यहाँ पे भी कम से कम एक टेल आ ही रहा है, भले ही यहाँ 3 है। ठीक है, लेकिन कुल कितनी संभावना थी? कुल 8 संभावना थी। ठीक है, तो प्रायिकता क्या होती है, जो प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि कुल संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो कुल परिणाम देखिए आपके सामने है, कुल परिणाम ये 8 है। ठीक है, और संभावना कितनी थी कि कम से कम एक पट आ जाए या टेल आ जाए, ऐसी संभावना जो थी वो 7 थी। इसलिए देखिए इसका उत्तर होगा 7/8। ठीक है, ये और ये देखिए इसका ऑप्शन नंबर 2, इसलिए बच्चों ये सही है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 170 है, 5 अंकों वाली सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है, द लार्जेस्ट 5 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज। अब देखिए इस तरह के सवाल जो हैं वो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 में भी आए हुए हैं। इस तरह के जब भी सवाल आएँ तो करना क्या है, सबसे पहले 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बोली, तो 5 अंक की हम सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं, 5 बार हम 9 लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होना चाहिए, सवाल पूछ रहा है इसका पूर्ण वर्ग होना चाहिए, जो कि वो संख्या निकालनी जो पूर्ण वर्ग हो, सबसे बड़ी संख्या। तब सबसे जो हमें पता है सबसे बड़ी संख्या है उसी का हम वर्ग निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका हम लोग निकालने जा रहे हैं इसका वर्गमूल। ठीक है, अब देखिए वर्गमूल अगर आप नहीं जानते हैं तो आप प्लेलिस्ट में मेरे जाके वीडियो के आप इसको देख सकते हैं कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। अब देखिए साफ साफ है, ये 3 से कट रहा है तो हम 3 लिख लें। इसका उत्तर मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, यहाँ 3। ठीक है, तो 3 से 9 कितने बार में जाएगा, 3 त्रिक के 9, ये कट गया। अब उत्तर कितना, 99। 3 में 3 को जोड़ लेंगे, कितना आ गया, 6 आ गया। तो 99 कितने बार में जाएगा भाई, एक बार में जाएगा, तो 61। अब आएगा आपका कितना, 38। ठीक है, फिर ये जो 2 9 है ये उतर जाएंगे, एक में हम 61 में एक को जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा, 62। ठीक है, तो ये अगर आप गुणा करेंगे तो देखेंगे 6 बार में जाएगा। 6 बार में अगर हम करते हैं 626 × 6 करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 3756। अब ये देखिए अगर इससे ऊपर करेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार में करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3756, इसको हम घटा देते हैं तो ये आएगा आपका 143। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से अगर हम 143 को घटा देते हैं, ठीक है, तो वो हमें एक परफेक्ट वर्ग मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 बार 9 लिख लिए, इसमें से 143 घटा दीजिए। ठीक है, तो आप जाएगा 6, ये 5, ये 8, फिर ये 9, फिर ये 9। तो वह संख्या जो कि पूर्ण वर्ग है वह है 99856। अब भाई देखें ये किस में है उत्तर, ये आपका तो 170 का बच्चों ये देखिए 3 जो है एकदम सही है। ठीक है, आपका 99856। ठीक है, क्लियर है। यदि किसी घन का आयतन 13.824 सेमी क्यूब है तो इसकी भुजा है। इफ़ वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज़ 13.824 सेंटीमीटर क्यूब देन इट्स साइड इज। तो यहाँ भुजा हमें निकालनी है। ठीक है, इसका आयतन दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो फॉर्मूला होता है आयतन का फॉर्मूला, क्वेश्चन नंबर 171 लिख लो। आयतन का फॉर्मूला होता है a क्यूब। अब इसका मान दे दिया है आपका कितना,
13.824। कई बच्चे जब भी दशमलव आता है तो घबरा जाते हैं, अरे ये दशमलव आ गया तो इसका हम घन कैसे निकालें। तो इसके लिए बच्चों आपको परेशान, घनमूल कैसे निकालें, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अब हमें क्योंकि इसकी साइड निकालनी है, भुजा निकालनी, तो हम क्या करेंगे, इसको घनमूल में ले लेंगे, क्यूब रूट में ले लेंगे। ठीक है, हम इसको क्यूब रूट में ले लिए। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा कि हम कैसे निकालेंगे, इसका तरीका मैं विधिवत बताने जा रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको आप क्या कीजिए, दशमलव हटा दीजिए, ताकि आप जो दशमलव के लिए परेशान होते हैं तो दशमलव रहे ही नहीं। तो दशमलव हटाए तो नीचे क्या आ गया, 1। दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 3, तो मैंने क्या किया, 3 जीरो दे दिया। अब देखिए, अब आपको थोड़ा सा आसान लग रहा होगा, बस हमें इसको तोड़ना है, गुणनखंड इसके निकालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ निकालने जा रहा हूँ 13.824। ठीक है, सबसे पहले मैं 2 से काटता हूँ। ठीक है, 2 6 12, 2 9 18, 2 1 2, 2 2 4। ठीक है, इसके बाद पुनः 2 से काटूँ, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12। फिर पुनः 2 से काटो, 2 1 2, 2 7 14, 2 2 4, 2 8 16। आप इसको हिंदी में पढ़ा पढ़ सकते हैं, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8। ठीक है, फिर पुनः 2 से काट रहा हूँ, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4। पुनः 2 से, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12। पुनः 2 से, 2 1 2, 2 8 16। पुनः 2 से, 2 5 10, 2 4 8। ठीक है, पुनः 2 से, 2 2 4, 2 7 14। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा, 3 9 27। फिर ये 3, फिर ये देखिए 3। अब देखिए 2 कितनी बार आया, अब उतनी बार मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये देखिए 1 2 3, मैं 3 का जोड़ा बनाते चल रहा हूँ। ठीक है, एक जोड़ा बन गया भाई। फिर यहाँ से 1 2 3, फिर यहाँ से भी एक जोड़ा बन गया। 3 क्यों लिख रहा हूँ घात, क्योंकि 2 3 बार आ रहा है। ठीक है, 1 2 3 यहाँ तक हो गया गुणे। ठीक है, 2 के घात 3। अब 3 की बारी, 3 भी 3 बार है, तो 3 के घात 3। अब हम 1000 को कैसे लिख सकते हैं गुणा करके आपस में, 10 गुणे 10 गुणे 10। अब नियम क्या आपको पता है, नियम कि अगर हमें, देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसके उत्तर। नियम क्या है, घनमूल से वही संख्याएं निकलेंगी जो कोई 3 बार होंगी। तो देखिए ये है 1 बार गुणे, फिर ये देखिए दूसरी बार गुणे, फिर ये देखिए तीसरी बार गुणे, फिर ये चौथी बार। ठीक है, ये सब संख्या एक एक निकल आई, और 10 भी 3 बार है तो 1 10 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको हम गुणा करते हैं, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24/10। अब आपको पता है, भाग दे दीजिए, या नियम क्या है, अगर 1 0 है तो क्या करेंगे, 1 दशमलव हम लगा देंगे। तो कितना आ गया, 2.4 सेमी या सेंटीमीटर। भाई देखें ये किस में ये उत्तर है, तो ये उत्तर आपका देखिए आंसर नंबर 3 में है, 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट अगर आप जान रहे हैं तो आप इजीली ये सवाल हल कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 172। 15x के घात 4 प्लस 3x के घात 2 माइनस 18 का गुणनखंड है। फैक्टोराइजेशन ऑफ 15x टू द पावर 4 प्लस 3x टू द पावर 2 माइनस 18 इज। अब इसका हमें गुणनखंड निकालना है, फैक्टोराइजेशन निकालना है बच्चों। अब इसका देखिए हमें गुणनखंड निकालना है, यहाँ की फैक्टोराइजेशन। अब इसको निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हम कॉमन लेके बाहर संख्याओं को ले सकते हैं। सभी संख्याएं 3 से कट रही हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 3 कॉमन ले लूँगा। ठीक है, कॉमन लेने का तरीका मैंने आपको बताया, जो भी हम संख्या बाहर लेते हैं सबको भाग देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6। अब देखिए जो बीच की संख्या है, नियम क्या है, बीच की संख्या को हम ऐसे तोड़ के लिखेंगे, ऐसे जुगाड़ करके लिखेंगे कि उसका जो गुणा करें उन संख्याओं को तो 30 आ जाए, लेकिन जो फाइनल अंतर जोड़ या घटाने में क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि हम एक्स स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए मैं अलग से दिखा रहा हूँ। इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस में है, 6x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, देखिए संख्याएं जो है, संख्याओं को गुणा कीजिए, 30 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये कोफिशिएंट हमें लेना है ए और सी को। ये इस फॉर्मूला पे बेस है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। यहाँ घात में मत जाइए, लेकिन है ये फॉर्म यही बच्चों। ठीक है, यही वाला फॉर्म है, क्योंकि हम एक्स स्क्वायर को यहाँ कुछ और भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये हल हो जाएगा। अब देखिए
x को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, तो हम इसको ऐसे ही लिखने जा रहे हैं 5x टू द पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 6। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि इसमें से हम लोग अब हम कॉमन लेने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं क्योंकि अंदर हमें छोटे ब्रैकेट देने हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कॉमन क्या है इन दोनों में, एक्स स्क्वायर है, तो हमने क्या किया, कॉमन एक्स स्क्वायर ले लिया है। ठीक है, फिर बाहर अंदर क्या आएगा, 5x स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, अब दूसरी की जब बारी आती है तो हम देख रहे हैं इसमें तो भाई कॉमन कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो हम कॉमन ले लेंगे -1। क्या ले लेंगे, -1। तो -1 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 5x स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, देखिए बच्चों ये कॉमन आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तो कुछ हो सकता है मैं आगे चल के फाउंडेशनल वीडियोस कराऊँ कि कैसे क्या क्या लिया जाता है तरीका बच्चों, लेकिन देखिए यही है फैक्टराइजेशन का। ठीक है, आपके कक्षा 7-8 में ये टॉपिक्स हैं। अब देखिए इसमें मैं देख रहा हूँ ये देखिए हुबहू एक जैसा हो गया, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको। अब बड़े ब्रैकेट को हटा देता हूँ, एक्स स्क्वायर -1 और ये दोनों को साथ में लिख देते हैं 5x स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, अब देखिए फैक्टर गुणनखंड तो आ गया लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं आया। क्यों, क्योंकि अभी एक और चीज़ बचा है। अब ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है आपको फॉर्म पता है, a प्लस बी, ये समीकरण क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ तो कहीं नहीं दिख रहा, यहीं एक स्क्वायर है और ये अलग है। यहाँ है बच्चों, क्यों, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो हम उल्टा भी तो कर सकते हैं, 1 को कैसे लिख सकते हैं, 1 के घात 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ लगाने जा रहा हूँ, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 1 और x माइनस 1। ठीक है, और ये चीज़ ऐसे ही हम लिख देंगे 5x स्क्वायर प्लस 6, क्योंकि इसको अब हम तोड़ नहीं सकते और गुणनखंड नहीं निकाल सकते हैं। तो भाई देखिए हमारा किस में ये उत्तर आ रहा है, ये देखिए आपका इस वाले में आपका आंसर 4 में ये आंसर है। ठीक है, 3 5x स्क्वायर प्लस 6 गुणे x माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा सही है, आंसर नंबर 4 सही है बच्चों। ठीक है बच्चों, देखिए अगर जो भी सवाल मैं बता रहा हूँ अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से उन सवालों को दूसरे तरीके से बताने का प्रयास करूँगा बच्चों। 73वां प्रश्न क्या कह रहा है, ये देखिए जो भी सवाल हैं बच्चों ये बदल के आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप इसको प्लीज़ समझने का प्रयास कीजिएगा। 1000 का 2 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से आवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर है। डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1000 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ईयरली विल बी। ठीक है, तो यहाँ हमें अंतर निकालना है। ठीक है, आवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का, तो आवर्ती ब्याज को मैं कंपाउंड इंटरेस्ट करूँगा CI कहूँगा और आपका साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट SI लिखूँगा बच्चों। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 173। अब जो चीज़ें दी गई हैं उसको सबसे पहले नोट कर लें। इसमें मूलधन, ठीक है, मूलधन यानी कि जो प्रिंसिपल P जो दिया गया है वो दिया है 1000 रुपये। ठीक है, वो दिया गया है 1000 रुपये। दूसरी चीज़ क्या दी गई है, समय दिया गया है, समय T बराबर कितना दिया गया, 2 वर्ष या 2 ईयर। ठीक है, और इसमें दर जो है या रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो दिया गया है 10%। अब हम निकालें, सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकालेंगे। तो साधारण ब्याज को हम SI लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट लिखते हैं, आपको पता है आसानी से फॉर्मूला याद रहता है PRT/100। जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ठीक है, अब हमें इसके सबके मान पता है, हम सबके मान भर दे रहे हैं इसमें। भाई मूलधन कितना है 1000, दर कितना है 10, समय कितना है 2 बटा 100। ठीक है, इसको हम काट देते हैं, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, कितना उत्तर आया 200। तो साधारण ब्याज कितना मिला, 200 रुपये मिला। अब हमें बस निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो आपको पता है मिश्र धन जो होता है, मिश्र धन बराबर या अमाउंट बराबर होता है P इंटू 1 + R/100 टू द पावर T। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बच्चों, अगर आपको ये आप कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। ठीक है, तो इसमें हम मान भर दे रहे हैं फिर से 1000 + 1 + दर कितनी है 10 बटा 100 के घात 2।
क्योंकि समय कितना है, 2 वर्ष है, दोनों के लिए क्राइटेरिया वही है बच्चों। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 1 0 1 0 काट दीजिए। ठीक है, आया क्या यहाँ 1000 1 प्लस 1/10 के घात 2। अब अंदर हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, अंदर हम एलसीएम ले लेते हैं, तो नीचे आ गया 10 और ये आ गया 10 प्लस 1 11, 11 के घात 2। अब हम इसको बाहर निकाल दें, 1000 गुणे 11/10 गुणे 11/10। अब 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 11 और 11 121 और 1 0 है तो 1 0 हमने लगा दिया, तो कितना आया ये 1210। लेकिन ये क्या निकला है, ये हमारा मिश्र धन निकला है। ठीक है, अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, CI निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, मिश्र धन, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, मिश्र धन को A माइनस मूलधन, मूलधन यानी कि P। ठीक है, इसको हम घटा देना है, तो 1210 माइनस मूलधन कितना है आपका 1000, तो आपका CI या कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, आपका आ गया 210 रुपये। सवाल क्या पूछ रहा है हमें, आवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो CI मतलब आवर्ती ब्याज तो आपका निकल गया, अब दोनों का अंतर यानी कि डिफरेंस हमें निकाल लेना है। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आएगा 210 माइनस, अब देखिए आपका ये साधारण ब्याज कितना निकला है 200, तो अंतर कितना आया 10 का आया, 10 रुपये का अंतर आया। तो हम देख रहे हैं भाई किस ऑप्शन में ये सही है, ये देखिए ऑप्शन नंबर इसका, इसलिए 1 बच्चों सही है। ठीक है, काफ़ी देखिए अच्छा सवाल था, और इस तरह के सवाल आते हैं, बदल बदल के आते हैं, तो बस आप फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए काफ़ी ये भी आसान है, लेकिन बच्चे देखिए ज्योमेट्रिकल फिगर जब भी आते हैं, ज्योमेट्री के फिगर आते हैं, चित्र आते हैं, तो घबरा जाते हैं सवाल होगा कैसे, और है बहुत ही 1 सेकंड का सवाल है, 5 सेकंड का सवाल, उससे ज़्यादा समय नहीं लगना है। अब देखिए सवाल पढ़ रहा हूँ, दिए गए चित्र में यदि कोण A 80 डिग्री, ठीक है भाई, देखिए कोण A 80 डिग्री दिया गया है, ठीक है, तथा एंगल B, जो कोण B है वो है 85 डिग्री, तो देखिए कोण B 85 डिग्री है, तब कोण D का मान है, तो इसका हमें मान निकालना है। ठीक है, इन द गिवन फिगर इफ एंगल A इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड एंगल B इज इक्वल टू 85 डिग्री, देन वैल्यू ऑफ एंगल D इज, एंगल D की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, इसका बच्चों एकदम देखिए साधारण सा नियम है, अगर आप जानते रहेंगे तो आसानी से कर लेंगे। इतना बस याद रखिएगा, ये ठीक इसके अपोजिट है, उल्टे तरफ है ना, तो इन दोनों का कोण, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक आपके वृत्त के अंदर है, तो इनके कोणों का योग हमेशा जो है वो 180 अंश या 180 डिग्री होता है, चाहे आप A और C को जोड़ के लिख लीजिए, चाहे B और D को जोड़ के लिख लीजिए। यही मैं नियम इसमें लगा के आपको हल करने जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 174। अब मैंने क्या बताया, एंगल B और एंगल D, कोण B और कोण D का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब हमें सवाल में खुद ही दिया हुआ है कि B जो कितना है वो 85 डिग्री 85 डिग्री है, तो हम क्या कर रहे हैं 85 डिग्री इसका मान भर दे रहे हैं, प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल D आपका कितना आ जाएगा, एंगल D आ जाएगा आपका 180 माइनस 85 डिग्री, और घटाइए तो कितना आ जाएगा 95 डिग्री। तो किस में ये आंसर है, देखिए उत्तर इसका आंसर नंबर 4 सही है। ठीक है बच्चों, ये देखिए कितना सेकंड, अगर आपको घटाना हो, मैंने लिखने में समय लगा दिया, लेकिन घटाना हो तो आप तुरंत घटा लेंगे 1 मिनटों में। ठीक है, तो देखिए काफ़ी आसान सवाल था बच्चों। अगर कोई भी सवाल में आपको कन्फ्यूज़न होता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, और अपने जनपद और स्टेट का नाम, मतलब डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम ज़रूर आप मैसेज कीजिएगा बच्चों। है आंकड़ों, अब ये आंकड़े दिए गए हैं कि माध्यिका है। ठीक है, मीडियन ऑफ द डाटा, ये डाटा इसमें मीडियन पूछ रहा है, माध्यिका पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें करना कुछ नहीं है, जो भी संख्याएं दी हैं आपको उसको क्या करना है, आरोही क्रम में लिख लेना है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। ठीक है, तो ये अच्छे में सवाल ऐसे ऊपर रख दूं आपको ताकि दिखता भी रहे और मैं लिखता भी रहूं इसको। ठीक है, अब आपको दिख रही है ये संख्याएं। ठीक है, मैं लिखते जा रहा हूं। अब देखिए जो सबसे छोटी संख्या अगर आप देखेंगे जो सवाल दिया गया है, सबसे छोटी आपकी 143 है। ठीक है, इसके बाद कौन है, इसके बाद देखिए 145 है, इसके बाद जो संख्या है वो है 148 148 है, इसके बाद जो संख्या है वो है 151 है।
ठीक है। इसके बाद जो संख्या है 152 है। इसके बाद देखिए जो संख्या दी गई है 153 है। इसके बाद जो संख्या आखिरी में है वो है आपकी 155। ये बच्चों इस सवाल को करने के लिए आपको मात्र 5 से 6 सेकंड में ये सवाल हल हो जाएगा। लेकिन अगर आप जानते ही नहीं हैं कि माध्यिका के सवाल कैसे हल करते हैं या मीडियन के सवाल कैसे हल करते हैं, तो आप इस सवाल को कर ही नहीं पाएंगे। बस संख्याओं को आपको क्या करना है, बढ़ते क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। ठीक है। अब देखिए मैं तरीका बताने जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं है इस सवाल में। अब आपको क्या करना है, माध्यिका मतलब मीडियन मतलब बीच की संख्या को खोज निकालना है। ठीक है। अब ये देख रहे हैं कुल ये सम है कि विषम संख्याएं कुल कितनी दी गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि विषम संख्या है। तो बीच की संख्या इसमें निकालना बहुत ही आसान है। तो आप क्या कीजिए, 3 इधर से हटा दीजिए और 3 आप इधर से हटा दीजिए। ठीक है। तो बीच की संख्या क्या बची आपकी, 151 बची। ठीक है। यही बच्चों उत्तर है। देखिए कितना आसान था, कितने मतलब 2 चंद सेकंड में ही ये सवाल हो गया। ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, 151। अब देखने को देखिए आपको लगता है अरे पता नहीं कैसे करेंगे, क्योंकि ये देखिए ये जो पार्ट है वो हमारे किताब में एकदम आखिरी में होता है। तो अक्सर क्या होता है कि इस तरह के आसान सवाल हम लोग समझ नहीं पाते हैं और हमसे गलती हो जाती है। अब आपको पता चल गया कि अगर यही सवाल अगर आपके राज्य में आता है तो आप कैसे इन सवालों को करेंगे। चाहे बच्चों आप जिस भी राज्य के हों, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, तो ऐसे सवाल आते ही आते हैं बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 176, ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये सवाल देखिए कई बार कंफ्यूज भी करते हैं कि भाई सवाल कैसे होगा, और काफ़ी आसान रहता है। अगर आप ट्रिक जान जाएंगे कि कैसे किया जाता है इन सवालों को तो आप कर ले जाएंगे। इसका इंग्लिश है बच्चों, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 6 days, हाउ मेनी डेज बोथ कैन कंप्लीट दैट वर्क। ठीक है। तो देखिए सवाल को करना कैसे है, क्वेश्चन नंबर 176। ठीक है बच्चों, आप पॉज करके सवाल भी नोट कर सकते हैं 176। अब देखिए शॉर्ट में आपको करना है, विधिवत तो हमें कॉपी तो बनानी नहीं है कि हम विधिवत पूरा डिटेल में लिखें। तो हम देखिए ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। तो ए का 1 दिन का कार्य आप कैसे लिखेंगे, 1/12। क्लियर। वैसे ही बी का उसी काम को कितने दिन में करता है, 6 दिन में करता है। तो बी का 1 दिन का कार्य कितना हुआ, 1/6। ये क्लियर हुआ। अब सवाल कह रहा है कि दोनों लोग अगर मिल के करें, तो भाई दोनों लोग को हम मिला देते हैं, मिल के करें तो उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों के 1 दिन के काम को हम जोड़ देंगे। इसको जोड़ दीजिए, कितना आएगा 12, ये आएगा 1, ये आएगा 2, कितना आ गया 3/12। अब देखिए ये जो भिन्न है कट रहा है तो हम इसको हम काट देते हैं, 3 1 3, 3 4 12, कितना आ गया 1/4। ठीक है। तो अब ये देखिए हमारा उत्तर आ गया है। जैसे हमने बताया कि ए का कितने दिन में कार्य को करता है, 12 दिन में, तो 1 दिन का कार्य कितना हो गया 1/12। वैसे ही दोनों लोग मिल के 1 दिन में कितना कार्य करें, 1/4, यानी कि जो 4 दिन में वो लोग क्या करेंगे, इसको आप उल्टा कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ बताया था ना, एक उस काम को 12 दिन में करता है तो 1 दिन का कार्य ऐसे। ठीक है। तो वैसे ही ए और बी मिलके उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, इसको आप पलट दीजिए, 4 दिन में कंप्लीट करेंगे, 4 डेज में। ठीक है। देखिए काफ़ी आसान था, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना था। ठीक है। तो 176 का आंसर क्या है बच्चों, 4 है। ठीक है। 7 बच्चों आपको दिख रहा होगा, निम्न में से कौन सा समूह न्यून कोण त्रिभुज की भुजाओं को सेमी में निरूपित करता है। Among the following which group represents side in centimeter of an acute angle triangle। अब सबसे बड़ी बात आती है बच्चों, देखिए कक्षा 4-5 में ही हम लोग पढ़ लेते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज या एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। तो आखिर सवाल को हल कैसे करेंगे, आइए इसको समझें। तो सबसे पहले देखिए न्यून कोण त्रिभुज के बारे में बता दूं हल्का सा। न्यून कोण त्रिभुज वो होता है जिसके हर एक कोण जो हैं 90 अंश से कम होते हैं। ठीक है, 90 अंश से कम होते हैं। ठीक है। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ए बी सी नेम कर दे रहा हूँ और मैं मान ले रहा हूँ कि जो कोण सी है, एंगल सी है, ये सबसे बड़ा है। सबसे क्या है, बड़ा है। ठीक है। तो बड़ा होने के नाते क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका नियम ये होता है, अगर ये कोण बड़ा है तो ये वाला साइड, इसको मैं, ये बड़ा सी है,
इसको मैं छोटा सी मान लेता हूँ। तो ये साइड सबसे बड़ा होगा, ठीक है। और बाकी के भी साइड का नाम ऐसे ही कर लेते हैं। अगर ये कोण बी है तो यहाँ पे साइड बी हो जाएगा, ये कोण ए है तो सामने वाले का जो भुजा ए हो जाएगी। अब देखिए तीनों भुजाएं हमने अपने मन से एज्यूम कर ली है और ये भी मान लिया है कि कोण सी जो है कोई ना कोई तो एक कोण बड़ा ही होगा इसमें, ठीक है, लेकिन हर एक कोण जो है 90 से कम रहेंगे, ठीक है। तो इसका नियम क्या है कि जो बड़ा वाला कोण है उसके ठीक सामने वाली भुजा की लंबाई जो है, ठीक है, का घात 2, मतलब उसका स्क्वायर, साइड स्क्वायर जो होता है वो कम होगा दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग से, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये नियम होता है। अगर आप ये जानते रहेंगे तो ये सवाल आसानी से हो जाएगा। अब देखिए बिना इसको हम देखिए कैसे हम कर सकते थे। ये देखिए ये भुजा दे दी है 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। ये देखिए ये नहीं बताया कि कौन सी भुजा क्या है। अगर आपको नियम पता है तो आप इजीली इस सवाल को कर लेंगे। अब देखिए मैं तीनों को लेने जा रहा हूँ आपके सामने। ये कंडीशन बच्चों होनी चाहिए, अगर कंडीशन है तो जान लीजिए कि त्रिभुज बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहला वाला मैं ले रहा हूँ 6, 9 और 16। तो आप ये देख रहे होंगे कि इसमें हमें एज्यूम क्या करना है कि मैंने क्या बोला था, एंगल सी वाला सबसे बड़ा है। तो इसमें देख रहे हैं कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा तो भाई 16 है। तो हम क्या ले लेंगे इसको, पहला वाला है ये 16 का स्क्वायर, फिर ये साइन बना देंगे। किसी को भी आप ए और बी मान लीजिए, तो 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। आपको समझ में आया कि कैसे लिया मैंने, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा इसमें दिख रही है भाई 16 है, तो 16 का वर्ग, ठीक है। फिर ये साइन बना दिया मैंने कि छोटा है, फिर 6 स्क्वायर फिर 9 स्क्वायर। अब मैं देख रहा हूँ क्या ये वाकई है ये, ठीक है। तो हम देखते हैं 16 का वर्ग होता है 256, 256, ठीक है। और इसका होता है आपका 36 और इसका होता है आपका 81, ठीक है। तो हम इसको अगर जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है 117। तो क्या 256 117 से छोटा है? नहीं भाई, ये बनेगा ही नहीं। जो भुजाएं दी गई हैं 16, 6, 9 और 16, इससे कोई भी न्यून कोण त्रिभुज नहीं बनेगा। अब दूसरे को लेते हैं 7, 8, 11। फिर से इसको सी मान लेते हैं क्योंकि सबसे बड़ा ये है, ठीक है। तो दूसरा वाला ऑप्शन 11 का वर्ग छोटा होगा 8 के वर्ग से और 7 के वर्ग से। तो हम देख रहे हैं 8 का वर्ग होता है आपका 64, 64 और 7 का होता है 49। ये कितना आया भाई 113, ठीक है। और इधर कितना है 121। क्या 121 113 से छोटा है? नहीं भाई, ये भी कंडीशन नहीं हो पा रही है। अब तीसरे वाले को ले हम कंडीशन को। तीसरा क्या है 5, 12 और 13। तो 13 को पुनः हम सी मान लें। 13 का वर्ग छोटा है 12 के वर्ग से और 5 के वर्ग से। तो हम देख रहे हैं ये 12 का होता है 144 और 5 का होता है 25। कितना आएगा जोड़ने पे? ये आएगा 169, ठीक है। और 13 का भी वर्ग कितना होता है? 13 का भी वर्ग आपका 169 होता है। तो क्या 169 169 से छोटा है? नहीं भाई, ये तो बराबर है। तो ये भी फॉलो नहीं हो रहा है। अब आप समझे कि इसमें क्यों इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों, चाहे जिस राज्य का हो, आपके भी राज्य में ये सवाल बदल के आ सकते हैं। हो सकता है इसमें से कोई एक ऑप्शन उसको सेटिस्फाई कर दे, ठीक है, तो वही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये नियम कोई भी अगर सेटिस्फाई कर देता है आप उसको टिक लगा देंगे। इसमें कोई नहीं कर रहा है, इसमें से क्या उत्तर होगा? इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, ठीक है। क्लियर है? अब देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 178 पढ़ रहा हूँ बच्चों। अंग्रेजी वर्णमाला से एक अक्षर को या दृश्य अक्षर चुना जाता है, चुने गए अक्षर की व्यंजन होने की क्या प्रायिकता है? A letter of English alphabet is chosen at random. The probability that the chosen letter is a consonant. ठीक है। अब आपको पता है ये सवाल देखिए प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का है, ठीक है। तो उसको रेंडमली चुना जाता है, एक का एक चुना जाता है व्यंजन को। तो पूछ रहे हैं कि उसके व्यंजन या कॉन्सोनेंट आने की संभावना कितनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 178 है बच्चों, देखिए मैं बताने जा रहा हूँ आपको। अब आप ये बताइए ए से जेड तक जो अंग्रेजी की वर्णमाला है कुल कितने अक्षर होते हैं? 26 होते हैं भाई, ठीक है। तो इसमें से ये बताइए जैसे हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं वैसे ही इसमें भी होते हैं स्वर व्यंजन। तो इंग्लिश वाले को वॉवेल बोलते हैं स्वर को, ठीक है, और
कॉन्सोनेंट जो है उसको क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। तो ये देखिए आपको पता होना चाहिए, तब भी ये सवाल आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है, कैसे भी बदल के आ सकता है। तो स्वर कितने होते हैं आपको पता है, ए ई आई ओ यू। तो 5 तो भाई स्वर हो गए, वॉवेल हो गए। तो बचा व्यंजन कितना, बस 5 इसमें से घटा दीजिए, कितना बचा है, 21। ठीक है, 21 बचा। तो अब ये सवाल क्या पूछ रहा है कि चुने गए अक्षर की व्यंजन होने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, अब आपको पता है प्रायिकता, इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी पी लिख देता हूँ। प्रायिकता क्या होती है, ठीक है, प्रायिकता का फॉर्मूला, प्रायिकता बराबर होता है परिणाम, जो परिणाम आखिरी में आएगा, बटे संभव परिणाम। इसका बड़ा लंबा फॉर्मूला है, लेकिन आप शॉर्ट में याद रखिए। इसको मैं समझा दे रहा हूँ क्योंकि हमें समझना है। हम अगर बड़ा लंबा फॉर्मूला याद रखेंगे तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चों। इसमें याद रखिएगा, जब भी परिणाम की बात आए तो क्या परिणाम आ सकता है और कुल कितने संभव परिणाम हो सकते थे। अब मान लीजिए कि ए से जेड तक अल्फ़ाबेट जो हैं बिखरे हुए हैं। ठीक है, अक्षर जो हैं ये ऐसे जेड तक बिखरे हुए हैं। आपको मैं बोलूं कि कोई एक उठा लीजिए, ठीक है, तो आपने मान लीजिए उठा लिया ए, ठीक है, फिर दूसरी बार में आपने उठा लिया डी, तीसरे में उठा लिया आपने जेड, तो कोई भी उठ सकता है। तो भाई ए से जेड तक कोई भी उठ सकता है ना, तो कुल संभव परिणाम क्या हो सकते हैं, कुल तो भाई हम 26 में से कोई भी उठा सकते हैं। ठीक है, अब लेकिन सवाल क्या पूछ रहा है इसमें, सवाल पूछ रहा है कि चुने गए अक्षर क्या होने चाहिए, व्यंजन होने चाहिए। भाई तो व्यंजन चुनने की संभावना क्या है, परिणाम क्या आ सकते हैं, व्यंजन वाले परिणाम कितने हैं, क्योंकि व्यंजन तो 21 ही हैं, तो परिणाम 21 ही ना आएंगे। ठीक है, और ये इसमें देखिए 21 परिणामों में स्वर भी इसमें मिले हुए हैं। मैंने पहले में बताया कि पहले बार में तो भाई स्वर उठ गया, दूसरे बार में व्यंजन, तीसरे बार में व्यंजन, तो ऐसे कुछ भी उठ सकता है। लेकिन जो हमें परिणाम चाहिए वो तो व्यंजन के चाहिए, कॉन्सोनेंट के चाहिए, तो कॉन्सोनेंट क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। और कुल परिणाम क्या थे, ए से जेड तक 26 थे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये उत्तर जो आएगा 21/16 आएगा। तो आपको पता चला क्यों ये 21/16 इसका उत्तर क्यों होगा, आंसर 1 इसका बच्चों सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 179, ये आखिरी 2 बचे हैं। निम्न आंकड़ों का बहुलक है। ठीक है, द मोड ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज़। देखिए बच्चों काफ़ी आसान था, लेकिन अगर हमें तरीका नहीं पता है तो हम नहीं कर पाएंगे। तो इसमें आपको करना क्या था, देखिए मैं इसको लिखूंगा नहीं, ऐसे ही हल हो जाएगा। तो इसमें आप ध्यान दीजिए कि कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है। ठीक है, तो हम भाई देख रहे हैं 6 को देख रहे हैं, 1 2 3 4, भाई 4 बार जो 6 है मैं यहाँ लिख देता हूँ, 6 जो है वो 4 बार आया है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कौन सी संख्या आई है। इसके बाद है आपका 5 को लेता हूँ, 5 तो भाई 2 ही बार आया है, 5 जो है वो 2 बार आया है। ठीक है, इसके बाद 1 को देखता हूँ, 1 तो 1 ही बार आया तो इसको नहीं लिख रहा हूँ, 3 भी 1 ही बार आया, इसको नहीं लिख रहा हूँ, 7 1 ही बार आया, इसको नहीं लिख रहा हूँ। तो जो संख्या जो सबसे ज़्यादा बार आएगी वही इसका उत्तर होगा। बताइए बच्चों कितना समय लगा, 5 सेकंड से भी कम समय में आपने इस सवाल को हल कर लिया। तो जो भी संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है, देखिए यहाँ 6 हमने देखा, सबसे ज़्यादा बार 6 रिपीट हुआ है, दोहराया गया है, तो वही उसका बहुलक होगा या उसका मोड होगा बच्चों। तो काफ़ी आसान सवाल था। तो 179 का आंसर क्या है, 1। ये वाला बच्चों काफ़ी सवाल इम्पॉर्टेंट है और एक कंफ्यूजिंग वाला भी है। तो आइए इसको समझें, इस सवाल को कैसे हमें हल करना है। सवाल है यदि x - 1/x बराबर 2 तो x² - 1/x² का मान होगा। इफ़ x - 1/x इज इक्वल टू 2 देन वैल्यू ऑफ x² - 1/x² इज। ठीक है बच्चों, देखिए इसका मैं हल करके बताने जा रहा हूँ। हमें क्या दिया हुआ है, x - 1/x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, और निकालना क्या है, x² - 1/x² का हमें मान निकालना है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसको करेंगे कैसे, हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं। तो अगर हम दोनों तरफ वर्ग लेते हैं तो क्या होगा इसका उत्तर, देखिए ये होगा x² + 1/x², इसके बाद हो जाएगा -2x × 1/x बराबर 4।
किस फॉर्मूला को मैंने लगाया है, ये वाला, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला मैंने लगाया है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, x और x कट गया तो यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 बचा, तो माइनस 2 को मैं उधर ले जा रहा हूँ, 4 में जोड़ दे रहा हूँ, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं, हमें क्या निकालना है, ये निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर हमें निकालना है। तो ये किस फॉर्म में है आपको दिख रहा है, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में है। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसी फॉर्म में है ये। ठीक है, तो इसको मैं तोड़ दे रहा हूँ, x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। अब यहाँ देखिए पहले से हमें एक मान दिया हुआ है, ये सवाल आप देखेंगे तो पहले से ये मान दिया हुआ है कि x माइनस 1/x कितना होता है, 2 होता है। अब हमें देखिए ये चीज़ दिया हुआ है, बस हमें इसको निकालना, अगर हम ये निकाल लेंगे तो इसका मान निकल आएगा। ठीक है, तो इसको 1/x निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इस वाले को अब हम दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं, जो मैं दिखाने जा रहा हूँ यही फॉर्मूला मैं फिर से अप्लाई करूँगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। आप बोलेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है, अब देखिए ये कैसे पॉसिबल, मैं दिखा रहा हूँ, इसको मैं खोल के दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि इसके बाद हमें और आगे आगे हल करना है। ठीक है, तो यहाँ कर दे रहा हूँ, ये देखिए इसको ओपन करने जा रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो क्या होगा, चलिए इसको लिख दे रहा हूँ मैं, x इंटू 1/x, 2ab हो गया। अगर हम इसको काट दिए बचा क्या, 2। अगर मैं यहाँ -2 लिख देता हूँ तो -2 कट जाएगा, बचेगा यही ना, यही चीज़ जो बचेगा कि नहीं बचेगा, इसलिए देखो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इस पूरे को इस तरह से लिख दिया, बराबर 6 मैंने कर दिया। ठीक है, अब पुनः देखिए 1 प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 उधर चला जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। अब हमें चाहिए x प्लस 1/x चाहिए, जैसा मैंने यहाँ बताया था, तो हम फिर क्या करेंगे, इसको स्क्वायर हटा देंगे तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल में आ जाएगा। 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 4। ठीक है, तो 4 का वर्ग क्या होता है आपका 2, और रूट में √2 रह गया, तो हमें क्या मिल गया, x प्लस 1/x का मान कितना मिल गया, 2√2। अब बस हमें क्या करना है, यहाँ इसका मान को डाल देना है। पहले से हमें देखिए x प्लस 1/x का मान मैं डाल दे रहा हूँ 2√2। ठीक है, गुणे, और हमें पता है x माइनस 1/x का मान कितना है आपका 2 है, तो गुणे 2। अब देखिए 2 2 ज़ा 4, 4√2। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर बच्चों 2 में है। ठीक है, तो देखिए ये तरीका था इसका करने के लिए। आगे चल के बच्चों इस तरह के जो प्रश्न हैं एक्स स्क्वायर वाले, मैं आपको विधिवत अभी कई क्वेश्चंस बताऊंगा, और ढेर सारे क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए बदल के कई राज्यों में कई तरीके से आ रहे हैं। तो ये मैंने सोचा कि अभी इस वीडियो में शॉर्टकट ना बता के एक इसका अलग से x और x स्क्वायर का, कभी कभी क्या देता है, x के घात 4 माइनस x के घात 4 दे देगा, बोलेगा ये निकालिए, उल्टा दे देगा। तो इस तरह के सवाल में बच्चे अक्सर छोड़ देते हैं, कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि इसको कैसे करना है। तो इसका मैं एक शॉर्टकट बता दूंगा, तो आप उस वीडियो को कृपया देख लीजिएगा बच्चों। ये आज ये मैथ का वीडियो कंप्लीट हो रहा है मेरा, अब मैं रीजनिंग के वीडियो स्टार्ट करूँगा बच्चों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।